ये रहेगा केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की, बताइए जरा, किसने की, जल्दी जल्दी बताइएगा। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की रॉबर्ट ब्राउन ने? 1831 में। 1831 में की। ठीक है। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता कौन करता है? केंद्रक। कोशिका प्रबंधन का काम कौन केंद्रक। करता है? केंद्रक करता है। ठीक है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? कोशिका का दिमाग किसे केंद्रक कहते को। हैं? केंद्रक को। केंद्रक को कहते हैं। ठीक है। केंद्रक का मुख्य भाग बना होता है, किसका बना होता है? क्रेमोटिन। क्रोमैटिन। क्रोमेटिन का। क्रोमैटिन का बना होता है। केंद्रक का मुख्य भाग किसका बना होता है? क्रोमैटिन का बना होता है। क्रोमेटिन। ठीक है। क्रोमेटिन बना होता है। क्रोमैटिन किसका बना होता है, तो क्या बताएंगे? क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन, हिस्टोन और हिस्टोन डीएनए। और डीएनए। डीएनए का बना होता है, क्रोमैटिन बना होता है। ठीक है। कोशिका का निर्जीव रचना क्या है? कोशिका का निर्जीव रचना क्या है, क्या रक्तधानी। बताएंगे? रसधानी। रक्तधानी। क्या बोलेंगे? रसधानी। ठीक है। कोशिका पाया जाता है पादप, रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में, किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में। बिल्कुल, पादप कोशिका में पाया जाता है। बहुत सुंदर। तारका, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम की खोज किसने की, क्या बताएंगे? बोवेरी। बोवेरी में। ओवेरी ने। बहुत सुंदर। तारकाय पाया जाता है, किस कोशिका में पाया जाता है? तारकाय। क्या बताएंगे? जंतु तारकाय। जंतु कोशिका। कोशिका तो में। बिल्कुल, रसधानी की बात करेंगे पादप कोशिका में। ठीक है। तारकाय की बात करेंगे जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं कोशिका विज्ञान में आते हैं। ठीक, केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है, क्या बताएंगे? कैरियोकाइनेसिस। बात करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समसूत्री विभाजन को मिटोसिस कहते हैं, किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में या फिर मतलब लैंगिक कोशिकाओं में, बताइए। कायिक कोशिकाओं कोशिकाओं में। में। समसूत्री विभाजन की बात करेंगे, ठीक, इसको मिटोसिस कहते हैं, किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। आप चलते अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो मेसोसिस कहते हैं। मेयोसिस किसमें होता है, तो क्या बताएंगे? लैंगिक जनन कोशिकाओं में। बिल्कुल, लैंगिक लैंगिक कोशिकाओं जनन में। कोशिकाओं में होता है। ठीक है। असूत्री विभाजन किसमें होता है, किसमें होता है असूत्री जीवाणु जीवाणु में। में। विभाजन? बिल्कुल, ठीक है। जीवाणु में। आप मनुष्य के अंदर अगर असूत्री अगर विभाजन होने लगे तो वही मतलब कैंसर का कारण भी बनता है। ठीक है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, क्या बताएंगे? समसूत्री विभाजन वाल्टर की खोज किसने की फ्लेमिंग। थी? वॉल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? अर्धसूत्री विभाजन की फार्मर और मूरे। फार्मर और मूरे। जो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी फॉर्मर और मूरे ने की। ठीक है। समसूत्री विभाजन की खोज की वाल्टर फ्लेमिंग ने की। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की जीवाणुओं ने की। ठीक है, ध्यान में रखेगा। अर्धसूत्री विभाजन में मेयोसिस में क्या होता है? तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या बोला? कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जैव विकास में आते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे? डार्विन ने। बहुत सुंदर, डार्विन ने दिया। याद रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, क्या बताएंगे? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी हुगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रीज ने ब्रीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, जिसको प्राकृतिक चयन बाद डार्विन। भी कहते हैं? बिल्कुल, डार्विन ने। किसने दिया? डार्विन ने दिया। ठीक है। अब विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। ठीक है। डार्विन। अनुवांशिकता में हम लोग आते हैं। अनुवांशिकता का पिता या जनक किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे? ग्रेगरी जॉन ग्रेगरी मेंडल। जॉन मेंडल। मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो क्या बताएंगे? मटर। मटर। मटर का पौधा। अगर एग्जाम में पी ऑप्शन में रहे ना, पीईए, तो पी सही होगा। ठीक है। आनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक जेनेटिक्स कहा था, किसने कहा था? डब्ल्यू डब्ल्यू वाटसन ने। वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्या बताएंगे? डब्ल्यू डब्ल्यू वाटसन। वाटसन ने 1905 में। 1905। क्या बताएंगे? 1905 में किया था। ठीक है। आनुवंशिकता उत्परिवर्तन होता है किसमें, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें क्रोमोसोम। होता है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, किसमें क्रोमोसोम। होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होता है। ठीक है। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? आनुवंशिकता की मूल जीन। इकाई क्या जीन। है, क्या बताएंगे? जीन जीन। बिल्कुल, जीन। जीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो क्या बताएंगे? विल्हेल्म जॉनसन। विलहेल्म जोहानसन। जोहान्स ने किया था, 1909 में किया था। ठीक है। जीन अवस्थित होता है किसमें अवस्थित होता है? गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में। गोल सूत्रों में अवस्थित होता है, जीन होता है। ठीक है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एंड टैटन ने। लीडर एवं एटम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैमेट की शुद्धता का नियम का मेडल। प्रतिपादन मेंडल ने किया था। मेंडल ने किया। बहुत सुंदर। और जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो क्या बताएंगे? प्री प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन प्री काल कैम्ब्रियन में। काल में हुई थी। ठीक है। अब आते हैं क्रोमोसोम में आते हैं। ठीक है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र।
गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे? चार्ल्स बर्गर ने बर्गर ने कब की थी, तो क्या बताएंगे? 1875 1875 शब्द का नामकरण सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्या बताएंगे? वाल्डेयर ने 1888 में वाल्डेयर ने कब किया था? 1888 में किया था। गुणसूत्रों का, हाँ 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, कहाँ होता है, किस पदार्थ से होता क्रोमेटिन है? नामक पदार्थ में पहले गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है, किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो 23 जोड़ी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, लिंग गुणसूत्र कौन कहलाता है, तो क्या बताएंगे? 23वां जोड़ा 23वां जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र था। पुरुष एवं स्त्री की जीन संगठन में क्या होता है, तो पुरुष में XY होता है, जबकि स्त्री में क्या होता है, XX होता है, ठीक है। ध्यान रखें, महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, XX होता है। अब पुरुष में बात करेंगे 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है XY होता है, ठीक है। इसी से लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अब मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पे होता है, जो कि गुणसूत्र कौन होता है? XY ठीक है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, ठीक है, 22 + Y, ठीक है। 44 सही दिया हुआ है, मतलब 44 को सेम होता है दोनों में। और अंतिम वाला जो होता है XY मेल में होता है, फीमेल में बात करेंगे तो क्या होता है, XX होता है, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? जर्मन वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर। कब की थी? 1869 में की थी, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, न्यूक्लियक अम्ल का निर्माण होता है, किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन है, तो क्या बताएंगे? आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो क्या बताएंगे? वाटसन एंड क्रिक वाटसन एंड क्रिक 1953। 1953 में दिया था, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला, इसके लिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आविष्कार 53 में किया था, लेकिन 9 वर्षों के बाद मतलब इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादित किसने किया? कार्ल बर्ग। डीएनए व्हाट इज डीएनए? एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। अब आते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना किया 1968 में, ठीक है, 1968, ठीक है। प्रतीकता सिद्ध करने के लिए सहायक होता है, क्या होता है? डीएनए बिल्कुल, डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। सेलुलर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखना है। सॉरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो हैदराबाद में है। और सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये भी आपको हैदराबाद में, ठीक है। आरएनए का संश्लेषण होता है, किससे होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है, किससे होता है? बिल्कुल, आरएनए में जो सकरा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं। डीएनए में मौजूद सकरा कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस नाम है, ठीक है। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना प्रतिशत होता है? केंद्रक में डीएनए का अंश 10% होता है, ठीक है। डीएनए बहुलक क्या है, तो डीएनए बहुलक की बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है, कौन देता है प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश? कार्य कौन करता है? तो आरएनए होता है। आदेश डीएनए देता है, निर्माण काम करने का काम किसका होता है? आरएनए का होता है, ठीक है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, किससे बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से डीएनए की श्रृंखलाएं क्या होती है? बंधी होती है। कोशिका के अंदर सूचना प्रभाव किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो क्या बताएंगे? आरएनए के द्वारा, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, किसमें मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान में आते हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? शुद्ध आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? सबसे बड़ा समूह कौन सा है?
सुकाए। साइड सुकाए क्या होता है? हाँ, हेलोफाइटा समूह के पौधा होता है, शुकाय होता है, नहीं पता क्या होता है, ज्यादा मुझे जानकारी नहीं इसको, बस लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन होता है? सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है। प्रथम स्थलीय पौधा की बात करेंगे तो ये भी क्या होता है? आपका ब्रायोफाइटा ही होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? डायसोनिया। डाइसोनिया, ठीक है। डायनासोर बहुत बड़ा आएगा ना, तो उससे डाइसोनिया याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जुअप्सिस। संवहन उत्तक, ठीक है। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है, किसमें होता है? ब्रायोफाइटा। वर्ग क्या कहलाता है? वनस्पति जगत का ब्रायोफाइटा। एम्फीबिया वर्ग को क्या बोलते हैं? तो ब्रायोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। आगे चलेंगे तो ट्रेडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं कहाँ? उगते हैं ट्रेडोफाइटा समूह के पौधे? रखिएगा कहाँ पे उगते हैं, तो ध्यान में इसको रखना है आपको। तो नम्र एवं छायादार स्थानों पे, ठीक है। सबसे छोटा ट्रेडोफाइट कौन सा है, तो क्या बताएंगे? एजोला। राइट आंसर, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैं जरा उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग जरा इसे सुन ले। वनस्पति विज्ञान की जनक की बात करेंगे, थियोफ्रेस्टस सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक अगर पूछा जाएगा, लिनियस को पूछा जाएगा। लिनियस आप लगाएंगे, आप ध्यान में रखिएगा पूछा क्या जा रहा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह की बात करेंगे, थैलोफाइटा को याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सही है। लेकिन बात अगर आगे करेंगे, सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह की बात की, वो भी ब्रायोफाइटा होता है। अब प्रथम स्थलीय पौधा की बात करेंगे तो वो भी ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का नाम याद रखें, जिसका नाम है डायनोसोर से याद रखें, डायनोसिया नाम है। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा का याद रखें, उसका नाम है जियोफिसिस, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब हम बात करते हैं आगे, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। एम्फीबिया से संबंध क्या है? एम्फीबिया से संबंध की बात करेंगे, जो जल और स्थल दोनों में मतलब सर्वाइव कर ले, उसको एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है। तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। अब आते हैं शैवाल के ऊपर, जरा बात करते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बोलते हैं, बहुत सुंदर। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे? किसकी बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति? बिल्कुल, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? क्लोरेला शैवाल से। बिल्कुल, इसीलिए बोला जाता है जब अंतरिक्ष में जब जाते हैं अंतरिक्ष यात्री तो अपने साथ एक शैवाल को ले जाते हैं। उस शैवाल का नाम क्या है, क्या बताएंगे? क्या नाम है शैवाल का? बिल्कुल बेहतरीन, सही बताया आपने। कैलोरेला शैवाल को अपने साथ क्या करते हैं? वो ले जाते हैं, क्या करते हैं? तो अपने साथ एक शैवाल को ले जाते हैं, जिसका नाम क्या है? कैलोरेला शैवाल। क्या नाम है उसका? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा क्या नाम है, तो ध्यान में उसको रखना है। तो कैलोलेरा, क्या नाम है उसका? कैलोरेला शैवाल को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। साथ में बात करें, आयोडीन बनाने के लिए भी एक शैवाल मतलब काम में आता है। उस शैवाल का नाम बताइए जिसका काम होता है आयोडीन का निर्माण करना, बताइए कौन सा शैवाल है वो? नेरिया। लैमनेरिया। कई बार एग्जाम में पूछा है, और आपके वनडे एग्जाम में किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वहां के लिए ये सब प्रश्न जरूरी होते हैं। सबसे बड़ा सवाल और सबसे छोटा सवाल का नाम बताइए। सबसे पहले हमें ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल कौन सा है? माइक्रोफिस्टिस। सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन उसी क्रम में आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटा सवाल कौन है, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? बताइए। क्लेमाइडोमोनास। माइडोमोनास की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो ये सबसे छोटा सवाल है। अगर आपको ये सब याद नहीं रहता है, ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, ठीक है। कवक के ऊपर आते तो कवक के ऊपर भी प्रश्न लेते। कवक क्या है? तो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो होता है कवक होता है, ठीक है। ध्यान में, क्या कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे? माइकोलॉजी। बिल्कुल, माइकोलॉजी जो होता है कवकों का अध्ययन होता है। प्रमुख कवक की बात करेंगे, प्रमुख कवक कौन सा है? ईस्ट, मशरूम और खमीर। बिल्कुल बेहतरीन, सही बताया आपने। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, खमीर की बात करेंगे, सारे के सारे क्या है? प्रमुख कवक है, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज की। सेलुलोज की। बेहतरीन बेहतरीन बताया। और कवक में भोजन संचित रहता है, किसके रूप में कवक में भोजन संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, किस कवक का उपयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में?
साइक्रोमाइसिस में साइक्रोमाइसिस नामक कवक का उपयोग है। डबल रोटी के बनाने में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। शराब उद्योग में किसका प्रयोग होता है? शराब उद्योग में प्रयोग होता है। जो प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसको किण्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, बेकरी के ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाता है। बिल्कुल मुलायम और लचीला बना देता है। ठीक है, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लाइकेन में आते हैं। लाइकेन बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल को। कवक एवं शैवाल के बीच के कड़ी किसे कहते हैं? लाइकेन लाइकेन को ही कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थियोफ्रेस्टस ने किया था। ठीक है, पेड़ों के छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? ठीक है, चट्टानों पे उगने वाला लाइकेन को क्या बोलते हैं? सेक्सिकॉल्स कहते हैं। ठीक है, चट्टानों पे उगने वाला लाइकेन को सेक्सिकॉल्स कहते हैं। ठीक है, बात करें गोबर पे उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं? कोप्रोफिल कहते हैं। ठीक है, लाइकेन सहायक होता है। क्या चीज में लाइकेन सहायक होता है? मृदा निर्माण में। बिल्कुल, मृदा के निर्माण में लाइकेन क्या होता है? सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किस लाइकेन से? किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र की बात करेंगे तो रोसेला नामक लाइकेन से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन का नाम बताइए जो कि इत्र बनाने के उपयोग में आता है। लोबेरिया इरवेनिया रेमेनिला। बेनिया का प्रयोग होता है, लेबेनिला का प्रयोग होता है। ठीक है, रेमेनिला का प्रयोग होता है। तीनों का तीनों प्रयोग क्या होता है? तो इत्र बनाने के लिए होता है। ठीक है, आप कहते हैं अनावर्त बीजी। अनावृत बीजी के बारे में जानते हैं? अनावृत बीजी जिनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। समूह के पौधे में बीज होते हैं, कहाँ पे होते हैं? नग्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, नग्न होते हैं। नग्न बीज में क्या होता है? आपका आवरण नहीं होता है। ठीक है, तो अनावृत बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, समूह के पौधे के बीज होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? सिकोया। का बात करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है? जेमिया पिग्मे। छोटा अनावृत बीजी है जैमिया पिग्मिया। ठीक है, साबूदाना प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? साबूदाना बिल्कुल साइकस से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनावृत बीजी पौधे में परागन की क्रिया होती है, किसके माध्यम से होती है? वायु के माध्यम से। आवर्त बीजी में आते हैं। आवर्त बीजी जिसको एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं, किसके अंदर होते हैं? फल के अंदर। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? लेमना। ठीक है, ध्यान रखें। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोकिया। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस। ठीक है, सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, इसको जरा याद रखिए। सोलेनेसी कुल के पौधा को एग्जाम में कौन सा पौधा इनमें से सोलेनेसी कुल का नहीं है? बताइए। इसमें तो है आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। मतलब किस कुल के हो जाएंगे? तो सोलेनेसी कुल का। एक बार फिर से याद, आलू, बैगन, तंबाकू। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिर्च, ये सारे के सारे मतलब किसमें? टमाटर, तंबाकू, मिर्च के बाद सोलेनेसी में आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रूटेसी कुल की पौधे की बात करें, नींबू, संतरा, बेल और मौसमी। ठीक है, ये आपका किसमें? रूटेसी कुल के आएंगे। रूटेसी कुल में कौन कौन आ जाएंगे? तो नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। ठीक है, ये याद थोड़ा रखना पड़ेगा। उसका रोजेसी कुल की बात करें, सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी, ये सब कैसा? रोजेसी। मालवेसी का एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है, तो इसमें कपास, भिंडी और गुलहर जो होता है मालवेसी में आता है। एक बार मैं सबका नाम ले रहा हूँ, आप लोग बताइए जरा। सोलेनेसी कुल के पौधे का नाम जरा बताइए, तो क्या क्या हो जाएंगे? आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। टमाटर, तंबाकू, मिर्च की बात करेंगे तो ये सोलेनेसी कुल के पौधे होंगे। रूटेसी कुल के पौधे की बात करेंगे, नाम बताइए जरा रूटेसी कुल के पौधे। संतरा, मौसमी, बेल।
बहुत सुंदर। नींबू, संतरा, बेल, मौसम्मी की बात करेंगे, रुटेसी कुल के पौधे हैं। तो आप हमें रोजेसी कुल के भी पौधे का नाम जरा बताइए, रोजेसी कुल के पौधे का नाम। सेब, सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। गुलाब, बिल्कुल, रसभरी। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है। ध्यान में गुलाब या फिर रसभरी की बात करेंगे तो यहाँ पे रोजेसी कुल के पौधे हैं। जरा हमें मालवेसी कुल के पौधे का नाम बताइए, मालवेसी कुल के पौधे का नाम। कपास, भिंडी, कपास, गुड़हल। भिंडी, गुलहर। बिल्कुल, कपास, भिंडी, गुलहर की बात करेंगे, मालवेसी कुल के पौधे। अब चलते हैं, मटर किस कुल का पौधा है? लेगुमिलेसी। लेग्युमिनेसी कुल का लेग्युमिनेसी। पौधा जो मटर है। गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना। ग्रेमनी कुल का। पौधा जो है आपका क्या है? तो मक्का है, ठीक है, सॉरी गन्ना है, ठीक है। लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग बताइए, लौंग। मटेसी। मिटेसी कुल मिर्टेसी का कुल। लौंग है, ठीक है। ध्यान में, लौंग का तेल प्रमुख घटक क्या है? तो यूरेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक की बात करेंगे, यूरेनॉल होता है, ठीक है। अब यूरेनॉल। आते हैं जड़, तना और पतिया से भी कुछ प्रश्न है, इसको भी जरा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पौधे का अवरोही भाग क्या होता है? अवरोही मतलब नीचे, अवरोही मतलब जड़ नीचे होता का है। भाग क्या होगा? जड़। बिल्कुल, जड़ होगा, जिसको रूट भी करते हैं। तर्क रूपी जड़ उदाहरण किसका है? तर्क रूपी जड़ के उदाहरण क्या है बताइए? मूली। मूली, ठीक है। कुंभी रूपी जल का उदाहरण क्या है? कुंभी रूपी जल का उदाहरण, कुंभी रूपी जल, कुंभी सलजम। होता है किसमें? सलजम में होता है, ठीक। शंकुआकार जल का उदाहरण कौन है? शंकुआकार जल का उदाहरण, सॉरी, जल का उदाहरण गाजर। गाजर होता है। गांठदार जल का उदाहरण किसमें होता है? गांठदार जल का उदाहरण शकरकंद शकरकंद। होता है। बिल्कुल, क्या होता है? शकरकंद होता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। आगे चलेंगे तो आपके बारे जड़ों के रूपांतर है, जड़ों का रूपांतर है, ठीक है ना। मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, सारे के सारे मतलब क्या है? तो जड़ ही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तना कौन कौन है पूछ देगा, इनमें से कौन तना है? तो तना का नाम 3 याद रख लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक। आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, तना है। मूली, गाजर, सलजम क्या है? तो जड़ है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे जमीन के नीचे ही होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ तना है, कुछ मतलब जड़ है। जैसे मूली, गाजर और सलजम कहाँ? जमीन के नीचे। आलू, अदरक, हल्दी कहाँ? जमीन के नीचे। लेकिन ये आलू, अदरक, हल्दी जड़ नहीं है, क्या है ये? तो तना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जब की बात करेंगे, मूली की बात करेंगे, गाजर की बात करेंगे, सलजम की बात करेंगे, तो क्या है? तो ये जड़ है, ठीक है। कंद के उदाहरण क्या है? कंद के उदाहरण की बात करेंगे तो आलू आपका कंद में भी आता है, ठीक है। अब घनकंद का उदाहरण की बात है, ओल एवं अरबा। ओल जानते हैं क्या होता है? ओल खाया है आपने कभी? नहीं सर। ऐसा ही डायरेक्ट खाया है, काट के चाकू से, या फिर उसको कुछ बना उना कर? क्या होता है सर? क्या ना, मुंह इतना आपका वो होने लगे ना, क्या खुजली बोलते होने हैं, लगता है। कब कभी लगने लगेगा, ठीक है। ओल को ऐसे नहीं खा सकते। ओल को खाने के लिए पहले उसको ये प्रेशर कुकर में डाल के उसको क्या आलू की तरह पहले उबालते हैं, उसको उबाल जाता है अरबी। तो उसका थोड़ा सा हाँ, अरबी भी होता है, ठीक है। सेम अरबी, अरुई जिसको बोलते हैं, जिसका सब्जी बना दीजिए ना, तो उसका सब्जी बस हाथ में डालिए या खुद पहले वो अपने आप उसको चबाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, काफी अधिक मतलब वो बन जाता है, ठीक है। ओल जो होता है इसका भरथा बना, चोखा बोलते हैं हम लोग की तरह। इसमें नींबू वगैरह डालने के बाद इसका जो कभी जो होता है वो अपने आप क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ये प्रकंद है, सॉरी, ये क्या है? घनकंद है, ठीक है। तो ओल और अरबी, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगता है इसका, ठीक है। अरबी का सब्जी तो आप लोग जानते ही होइएगा। नहीं जानते? अरबी भी नहीं जानते हैं? नहीं सर। सर ओल ओल नहीं जानते पता। हुए, ओल तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ओल पे ऊपर एक कहानी भी है, ठीक है। घनकंड के उदाहरण की बात करेंगे, ओल और अरबी जो है घनकंड है, ठीक है। अब प्रकंड की बात करेंगे तो अदरक और हल्दी जो है क्या है? तो प्रकंड है, क्या है? प्रकंद क्या है, है ये? अदरक और ओल हल्दी। आप लोग नहीं जानते? बड़ा हमको अजीब लगा। सर पता ही नहीं क्या होता है। ऐसे नहीं जानते आप लोग? हाँ जी, अब मिजन बोलते हैं। भी कहा जाता है वो। इंग्लिश में इसको जीवी कंड भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक। कि ये ओल है आपका। दिवाली में बनता है सबके घर। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्रुप में देखिए क्या फोटो ओल का, ठीक है। अभी आने वाला है ओल का सीजन, ठीक है। सलकंद का उदाहरण की बात करेंगे तो सलकंद, ठीक है। सलकंद का उदाहरण प्याज और लहसुन है। क्यों है? तो सलकंद का इसके ऊपर बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है। देखिए ओल देख लिया आप लोगों ने? सर यूपी में तो देखा ही नहीं कभी। ये तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ।
फर्स्ट टाइम कैसे देख लेगी, बहुत पॉपुलर है ये। लेकिन हाँ, जो शहर में हमेशा से जिनका जन्म वगैरह सब कुछ शहर में, वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी थोड़ा सा भी ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं आदमी, वो यूपी नहीं में जानते हैं। जिमीकंद बोलते हैं ना, बनता है सबके घर। हाँ, नहीं मैम, यूपी में हमने नहीं देखा ना, सिटी से हैं तो नहीं पता। अपने अच्छा, मम्मी कोई पापा से बात पूछेगा, बताएंगे। ठीक है। प्याज के छिलके उतारने वाले आंसू आते हैं, किस अम्ल की वजह से आंसू आते हैं? प्याज का छिलका जब उतारते हैं तो आपको आंसू आते हैं, किस वजह से आते हैं? ठीक है, सल्फेनिक ध्यान रखिए, एसिड। सल्फेट, बिल्कुल सल्फेनिक एसिड के कारण आते हैं। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पे क्या आते हैं? आपको आंसू आते हैं। ठीक है। स्थलकंद के उदाहरण की बात करेंगे तो प्याज और लहसुन हो जाएंगे। ठीक है। प्रकंद के उदाहरण की बात करेंगे तो अदरक और हल्दी हो जाएंगे। घन कंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? ओल आ जाएगा, अरबी आ जाएगा। ठीक है। कंद का उदाहरण की बात करेंगे, आलू। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना खाते हैं। अदरक तथा आलू का मतलब कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक है। इसीलिए मतलब अदरक, आलू और मतलब क्या, हल्दी क्या है? तना है, जड़ नहीं है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, जड़ कौन कौन है? मूली, गाजर, शलजम क्या है? आपका जड़ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लहसुन का गल क्या होता है? लहसुन का गल किसकी वजह से होता है? तो एलाइसिन की वजह से होता है। किसकी वजह का? एलाइसिन की वजह से लहसुन का गल होता है। ठीक है। मिर्च में तीक्ष्णता का, मिर्च जो तीखा लगता है, किस वजह से लगता है? मिर्च का तीक्ष्णता किसके? कैप्साइन। बहुत सुंदर, कैप्सिन की वजह से लगता है। ठीक है। राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है किसका? राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तना होता है। ठीक है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा? कौन सा जीवाणु जो दलहन के जड़ में पाया जाता है? क्या बताएंगे? राइजोबियम। राइजोबियम है। ठीक है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो क्या बताएंगे, किस नाइट्रेट रूप के में रूप ग्रहण में। करते हैं? बिल्कुल ठीक है, नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं? वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, ऑर्गेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। आलू का कायिक प्रबंधन होता है, किससे होता है? आलू का कायिक प्रबंधन किससे होता है? क्या बताएंगे? तना से। तना से होता है, वेरी गुड। ठीक है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन होता है, किससे होता है? ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किससे होता है? क्या बताएंगे? से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो क्या बताएंगे? लीफ। तो पौधा होता है, नहीं, पौधा होता है। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करेंगे, पौधा होता है। ठीक है। अब पौधा में अति सूक्ष्म रंध्र, छोटा छोटा एक होल होता है, बहुत छोटा महीन होता है, नंगी आंखों से नहीं देखते, उसको क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पत्तियों सांस लेती है, इसी माध्यम से पत्तियां जो है क्या करती है? सांस ले लेती है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा जीके भी करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। इसको यहीं पे रोकू, इसको खत्म कर दे रहा इस टॉपिक को। ठीक है। हाँ, वाष्प उत्सर्जन में सहायक होता है, तो स्टोमेटा की बात करेंगे तो वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। अब पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके वजह से होता है हरा? किसके वजह से होता है रंग? तो जानते हैं आप लोग, तो क्लोरोफिल की वजह से पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। पौधे के पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है, किसके वजह से होता है? ठीक है, हरा के अलावा भी, जैसे आप लोगों ने लाल साग खाया है, लाल साग बोलते हैं आप लोग के इधर, नहीं पता, उसका पत्ता का रंग ही देखिएगा हरा लाल होता होगा, इसलिए उसका नाम ही है लाल साग। बहुत सारा फूल के पत्तों का रंग भी देखिए होगा, हरा के अलावा लाल भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है इससे पौधे में क्लोरोफिल होता है, इसके पौधे का रंग केवल बात करेंगे हरा ही हो सकता है, लेकिन एक कैरोटीनॉइड पाया जाता है जिसकी वजह से पत्ती के लाल रंग भी हो सकता है, नारंगी भी हो सकता है और पीला रंग भी हो सकता है। ठीक है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। पूछा जाता है क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कई बार कई एग्जाम में पूछा है, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मतलब क्या करना? भोजन का बनाना। ठीक है। तो कल का टॉपिक याद रखिएगा, कल का टॉपिक हम लोग करेंगे फल से करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा साइंस कर लिया, अब थोड़ा सा जीके वे के भी पार्ट को देख लेते हैं। कहाँ से करेंगे कल? तो फल से करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे इसको याद रखेंगे। ठीक है, भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थोड़ा सा जीके करेंगे। कल यहाँ तक हम लोगों ने इसका 2 टॉपिक देख लिया था ना, भारत पूरा हो गया था, टेस्ट पेपर 2 भी हो गया था, यही से करना है ना, यही से करना था ना। यस सर, संपूर्ण ब्रह्मांड। ठीक है, तो चलिए संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हमें ये बताइए, ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बताएंगे? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या बोलते हैं? बिग बैंग। बिग इसको बैंग। बिग बैंग बोलते हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लेमन। बात करेंगे तो ये ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे मान्य थ्योरी है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये आपको बिग बैंग थ्योरी कहती है, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। अब बिग बैंग सिद्धांत को मतलब किसने प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम का एक मतलब खगोलविद थे, जिनका नाम था क्या? जॉर्ज लेमेट था, जिसने 1894-96 के मध्य में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को कहा जाता है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। इस सिद्धांत को किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। ठीक इसके उल्टा मतलब सिद्धांत को टॉल्वी ने कहा था। टॉल्वी ने ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को माना था, बोला था सूर्य और अन्य ग्रह जो थे इनकी परिक्रमा करता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो टॉल्वी ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखें। जबकि इस सिद्धांत को पलटने का काम क्या किया? कॉपरनिकस ने किया। और भाई साहब कॉपरनिकस ने सिद्धांत को जो पलटा ना, कॉपरनिकस को जेल हो गया, ठीक है। और कॉपरनिकस को चर्च ने मतलब क्या किया? जेल में बंद कर दिया। बोला था तुम अपने मतलब थ्योरी जो दिया, जो तुम उल्टा सीधा थ्योरी, इसको वापस लो। लेकिन कॉपरनिकस ने अंतिम में जाकर थ्योरी को वापस नहीं लिया, ठीक है। अभी जाके रोमन कैथोलिक चर्च ने अभी कुछ साल पहले कॉपरनिकस से इस चीज को लिए माफी मांगी है। तो सही चीज बताने की वजह से कॉपरनिकस को मतलब क्या हुआ था? जेल का सजा हुआ था, ठीक है। तो गलत चीज बोलने की वजह से ही जेल नहीं होती है, कभी कभी सही चीज पे भी रहेंगे फिर भी आपको सजा मतलब मिल जाती है, ठीक है। इसी सिद्धांत की वजह से कॉपरनिकस को मतलब जेल की सजा हुई थी, ठीक है। इसको चर्च के द्वारा जेल में बंद कर घर से उठा लिया गया था इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ग्रहों का गति नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? केपलर। बहुत सारा जो हमारा जो बात करेंगे, जो हमारा जो धार्मिक किताब है, जैसे कि से बात करेंगे कुरान को ही ले लीजिए। कुरान में ही कहता है मतलब सूर्य जो है सो मतलब क्या है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा को लेकर पूछे जो कि साइंटिफिक चीजों से नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन सारे सिद्धांत को अभी भी धार्मिक किताब में बहुत जगह पे मतलब बहुत कुछ मतलब दिया गया है, ठीक है। चंद्रमा को लेकर साथ कुरान में कुछ उल्टा सा है, ठीक है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ठीक है। किसने बताया? एडविन हब्बल ने बताया था, ठीक है। कब बताया था? 1920 में बताया, ठीक है। सौरमंडल का विकास की बात करेंगे तो आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व मतलब हो चुका था सौरमंडल का विकास, ठीक है। और सौरमंडल का मौलिक कण को क्या बोलते हैं? हिग्स बोसन। बिल्कुल, क्या बोलते हैं? तो सौरमंडल के मौलिक कण को हिग्स बोसान बोलते हैं, ठीक है। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? तो हिग्स बोसान का अन्य नाम की बात करें, क्या नाम है उसका? गॉड पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। सन की बात करें कहाँ स्थित है? सन CERN कहाँ स्थित है? तो जहां बात करेंगे सन की बात करेंगे कहाँ स्थित है? जहां, ठीक है, लॉर्ड हैड्रोन, ठीक है, कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण हुआ था। तो कहाँ पे आपको स्थित है, जिसको गॉड पार्टिकल्स कहते हैं? जेनेवा में है, ठीक है। ब्रह्मांड की आयु की बात करेंगे, ब्रह्मांड की आयु कितना है? 13 बिलियन वर्ष है, ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास की बात करेंगे, व्यास कितना है? 108 प्रकाश वर्ष। 108 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या बोलते हैं? अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा भी कहते हैं, ठीक है। सुपरनोवा की बात करेंगे तो एक प्रकार का तारा का अंतिम अवस्था होता है, जिसको मृत प्राय तारा की विस्फोट की अवस्था जो होती है उसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा बोला जाता है, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? लाइट ईयर। बिल्कुल, लाइट ईयर कहते हैं या फिर प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मापक की बात करेंगे, क्या होता है? पार्सेक होता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। एक पार्सेक में बराबर होता है कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर। बिल्कुल, 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष है, सॉरी, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? किलोमीटर में बताइए, मीटर में बताइए, ठीक है। तो 9.44 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर, ठीक है। तो एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता था। 12 जो है ना, इसी पे 3 को 0 बढ़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर में लिखेंगे तो 15 मीटर है, किलोमीटर में लिखेंगे तो 12 होगा, ठीक है। इसको याद रखें, 9.46 दोनों कंडीशन में होगा, ठीक है। आकाश गंगा है, ठीक है, गैस है, बादल है, धूलकण है, अरबों तारों का समूह को मिलने से जो बनता है आकाश गंगा कहलाता है, ठीक है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? मिल्की वे या फिर दूध मेखला कहते हैं, ठीक है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या बोलते हैं?
तो इसको बात करेंगे मिल्की वे कहते हैं, दूध मेखला, ठीक है। बात आकाश गंगा की आकृति की बात करेंगे। हमारा आकाश गंगा की आकृति के बाद सर्पिलाकार हो है। कैसी आकृति है? सर्पिलाकार है, ठीक है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? क्या नाम है मंदाकिनी का नाम? एंड्रोमेडा। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा, या फिर क्या बोलते हैं, देवयानी बोलते हैं, ठीक है। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, ठीक है। किसने देखा था? और साथ में बृहस्पति ग्रह को भी खोजा था। किसने खोजा था? तो गैलीलियो ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात है नेबुला, जिसको निहारिका भी कहते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक मतलब क्या है? विशाल बादल है, उसको क्या बोलते हैं? निहारिका या फिर निबुला किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। नंगी आंखों से देखे जाने वाला नेबुला का नाम बताइए, क्या है? ओरियन। बिल्कुल, क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, ओरियन है, ठीक है। पल्सर होते हैं, इस बार एग्जाम बीपीएससी में पूछा है, किस प्रकार के होते हैं? पल्सर, तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार। बीपीएससी के तेजी से घूमने वाला तो नहीं था, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार का ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए, ये छोटी सी किताब है, लेकिन इस सारे पढ़ लेंगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, तो अच्छे अच्छे एग्जाम में भी आपको काम आएंगे, ठीक है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर को कहते हैं। तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कौन सी विक्रिया होती है तारा में? संलयन। नाभिकीय संलयन होती है, ठीक है, ध्यान में रखिए। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। शनि। बुध। निकट का स्थित का ग्रह का पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट बताइए, कौन सा ग्रह? बुधि है सर। बहुत सुंदर। पृथ्वी के बात करेंगे उसके बाद, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह बताइए। शुक्र। बिल्कुल, वेनस हो जाएगा, ठीक है। सूर्य एवं पृथ्वी के दूर का स्थित ग्रह, सूर्य से भी दूर है, पृथ्वी से भी सबसे दूर कौन सा है? वरुण। बिल्कुल। पृथ्वी के पड़ोसी बताइए, अगल बगल में कौन सा है? पृथ्वी बीच में पड़ेगा। शुक्र। शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह बताइए। शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह का बताइए। वरुण। जोन गैले द्वारा। द्वारा। ये छोड़ लीजिए, बृहस्पति शनि में कंपटीशन होते रहता है, ठीक है। बिना उपग्रह वाला ग्रह, जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन सा है? बुध और शुक्र। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह। हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह। वरुण। पीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह। बृहस्पति। बहुत सारे बृहस्पति को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गैसों से घिरा। अरुण। बहुत सुंदर। अरुण। अरुण की, यूरेनस की खोज किसने की? हर्षल द्वारा। कब किया गया? हर्षल के द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। किस ग्रह को अगर पानी पे रखेंगे तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा? शुक्र। नहीं, शनि, ठीक है। पृथ्वी का बाहर या फिर सौंदर्य का देवता क्या बोलते हैं? ब्यूटी प्लानेट। शुक्र को। बहुत सुंदर। भोर या फिर सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह किसको? सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, और किसका उपग्रह है वो भी बताइए। गैनीमेड बृहस्पति। रखिएगा तो किसका? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह किसका है, और नाम बताइए। डिमोस। दूसरा का नाम क्या है? फोबोस, ठीक है। तो फोबोस और डिमोस जो है किसके कारण जो मंगल के है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए। शनि ग्रह में ग्रहों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह में ग्रहों की संख्या कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछा है। 7 है, ठीक है। शनि ग्रह के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज, सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह का नाम बताइए। सबसे तेज जाता है और सबसे धीमे, ठीक है। तो सबसे तेज में कौन होगा? धीमे शुक्र। बिल्कुल। बृहस्पति सबसे तेज और धीमे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम समय में पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर लेता है? बुध। 88 दिन। 88 दिन में, ठीक है। पृथ्वी के विपरीत दिशा, पूरब से पश्चिम में, ठीक है, चक्कर लगाने वाला 2 ग्रह। शुक्र और अरुण।
ये क्लॉकवाइज जाएगी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगी? क्लॉकवाइज। प्लैनेट जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना वर्ष लग जाता है? 4.2 4.2 प्रकाश वर्ष प्रकाश छोड़ दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता समय कितना है? 8.3 मिनट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। या फिर 500 सेकंड देता है, ठीक है, 500 सेकंड देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। उपग्रह की ऊंचाई बताइए। 36,000 किलोमीटर। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। क्षुद्र ग्रह मतलब क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसको कहते हैं, किन दो ग्रहों के बीच में होती है? मंगल बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बाद, वेरी गुड, ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। सेरेस। सेरेस की खोज किसने की थी, ये भी बताइए। क्या जी? की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, शांति सागर कहाँ पे है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चांद पे। चंद्रमा पे, ठीक है। बौना ग्रह कौन सा है? बौना ग्रह प्लूटो। जब कहते हैं सेरेस और एरिस, ठीक है। प्लूटो की खोज 1930 में किसने की थी? टॉम बैग ने। कब हटा दिया गया? 2006 में हटा दिया गया। प्राग सम्मेलन में। प्राग किसकी राजधानी है? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, ठीक है। तारों का मुख्य घटक में क्या होता है? तारों में मुख्य घटक क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा सेंचुरी। सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन होगा? साइरस या फिर डॉग स्टार, या फिर दोनों एक ही नाम है? दोनों एक ही नाम है सर। तारों का रंग का सूचक किसके होता है? जो बातचीत कर रहे हैं माइक बंद कीजिए, ठीक है। तारों का टिमटिमाना किस पे निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर पे। प्रकाश के अपवर्तन पे। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत। नोबेल पुरस्कार कब मिला उनको? एस चंद्रशेखर को 1983। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते, वो कौन सा सीमा कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है, ठीक है। कितने सूर्य द्रव्यमान? 1.44। बिल्कुल 1.44 मतलब सूर्य द्रव्यमान होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो बता, तारों की सुंदर आकृति को क्या बोलते हैं? तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताइए। सेंटोस में कितने तारे हैं? 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल का नाम बताइए। हाइड्रा में कितने तारे हैं? 68 है, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये इसके याद रखना आसान है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोस, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का। बिल्कुल, लघु सप्तऋषि का भाग है, ठीक है। दिशा निर्धारक में सहायता होता है, कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। इसी से पता चल जाता है, ठीक है, से मतलब कौन सा दिशा में है, ठीक है। सुबह शाम का भी अनुभव होता है इससे। ध्रुव तारा सूचित करता है, उत्तर दिशा को सूचित करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर दिशा ये पता चलता है ध्रुव तारा से। धूमकेतु की बात करेंगे तो धूल बर्फ एवं गैस से निर्मित है और 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जो पुच्छल तारा, जिसका नाम क्या है? हेली, अंतिम बार कब दिखा गया था? 1986 में। अब दिखा जाएगा 2062 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलेंगे। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाएगा? 2062 में हम लोग पुनः इसको देख सकते हैं, ठीक है। आकार के हिसाब से बात करेंगे तो ग्रहों का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसका पृथ्वी। पृथ्वी याद रखिए 5वां नंबर पे आता है। शुक्र बात करेंगे 6ठा पे, मंगल 7वां पे, बृहस्पति बुध सबसे छोटा 8वां नंबर पे, ठीक है। और सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कितना होगा? 3रा। और बात करेंगे आकार में, बात करेंगे पृथ्वी का क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा, ठीक है। जो बुध जो थे पृथ्वी से, जो बुध की बात करेंगे आकार में सबसे छोटा था, सूर्य की दूरी के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है?
बिल्कुल केंद्रीय कोर कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय कोर का तापमान कितना होता है, क्या बताएंगे? 15 मिलियन डिग्री 15 सेल्सियस। मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, ठीक है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या बोलते हैं? कोरोना। किरीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन सा किरण? एक्स किरण। एक्स किरण। बात करेंगे सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। मंडल कहते हैं। सूर्य में प्रमुख संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए कितना है? 71। 28.5। 26.5%, ठीक है। अन्य तत्व 2.5% में सारे अन्य तत्व है, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन? देखिए संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से कितना गुना बना है? 109। 109 गुना बड़ा। 109 गुना, ठीक है। सूर्य में पृथ्वी के बीच का औसत दूरी कितना है? तो ध्यान रखें 149.6 मिलियन किलोमीटर। 150 लेता है कहीं कहीं पे आंसर, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाती है, तो फिर मतलब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा क्या एक तरह का जीवाश्म ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी पे के एक परिक्रमा करने में इसको कितना समय लग जाता है? 27 दिन 8 घंटा। बिल्कुल, कितना समय लगेगा? 27 दिन 8 घंटा लगता है, ठीक है। कभी 28 दिन भी आंसर लेता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखा रहा है? लाल, पीला, काला, कैसा दिखाई देगा? काला। बिल्कुल, काला दिखाने का रीजन क्या होता है? किस कारण से काला दिखाई देता है? कोई भी वायुमंडल ना होना। बिल्कुल, वो साथ में परिकर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखता है परिकर्णन के कारण, ठीक है। यावमंडल तो नहीं, इसकी वजह से काला, ठीक है, ठीक है। नीला की बात करेंगे परिकर्णन के कारण। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सभी लोग बोलिए। जॉर्ज लेमेटर। सबसे बड़ा तारा कौन है? तारामंडल कौन है? सेंटोरस। सर आवाज नहीं आ रही है। सर कुछ कर रहे हैं अभी, 2 मिनट रुको। हेलो। हेलो सर, नहीं है क्या? सर अभी आएंगे 2 मिनट में। और बताओ बच्चों, पढ़ाई चलिए, कैसे? क्लास यहीं पे क्या होती है? क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ऑफिस से कॉल आ गया, अब यहीं से कल क्लास होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, कल इसी वक्त।